आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक। आरक्यू। आरक्यू के बारे में जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो जानते ही होंगे। हम लोग जो है एकदम बेसिक में जो है नहीं जाएंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा टाइम पे आइएगा, ठीक है। 1 बजे जो है वो क्लास शुरू हो ही जाएगा आपसे, ठीक है। पहले वो सेटिंग करने में जो है थोड़ा टाइम लगता था। तो आज का हमारा टॉपिक है आरक्यू। आरक्यू क्या होता है आप लोग जानते हैं, संख्याओं का वर्गाकार या आयताकार अरेंजमेंट होता है, ठीक है। संग्रह होता है। जो आरक्यू हम लोग का होता है यहाँ पे संग्रह लिख लीजिए। आरक्यू क्या होता है, संख्याओं संख्याओं का वर्गाकार या आयताकार संग्रह होता है। एक आरक्यू हम लोग जानते हैं इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें जो एलिमेंट होते हैं A11, A21, A1n, यहाँ पे एक 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 रहेगा और उसके बाद ये 1 2 3 ये जो है बदलते जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 से लेके 2 से लेके 2n तक। उसके बाद ये M1 से लेके Mn तक इस टाइप के रहते हैं। यहाँ पे जो ये वन पहला जो नंबर है 1 2 से लेके ये M तक, ये जो है पंक्तियों की संख्या को दिखा रहा है। पंक्ति यानी कि हम लोग का रो, ये जो है रो को दिखा रहा है। ये हम लोग का पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये एमवा रो है, ठीक है। और जो एन है ये किसको दिखा रहा है, स्तंभ को दिखा रहा है। स्तंभों की संख्या को दिखा रहा है। ये हम लोग का पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये जो है एनवा स्तंभ। अगर कोई एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, अगर कहीं दिया हुआ है कि जो ये जो मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें एम जो है वो कितने पंक्तियां होंगी, एम पंक्तियां होंगी। और कितने स्तंभ होंगे, उसमें जो है एन स्तंभ होंगे। ये होता है मैट्रिक का नॉर्मल क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। एम क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें एम पंक्तियां होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम जो है वो पंक्तियां होंगी और एन क्या होंगे, उसमें स्तंभ होंगे। मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आई का जो वैल्यू है ये हम लोग को पंक्ति को डिनोट करेगा, ठीक है। पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति से लेके ये एनवे पंक्ति तक, ठीक है। और ये जो जे का जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ रो को डिपेंड बताएगा। वो एक से लेके हम लोग का एन तक का। तो ये होता है हम लोग का मैट्रिक्स का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक मैट्रिक्स में कितने अवयव होते हैं, अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, एम गुणित एम। एम एन जो होगी वो अवयवों की संख्या है। अगर 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे, 12। ठीक है। 4 क्रॉस 4 का अगर एलिमेंट मैट्रिक्स है तो इसमें 16 एलिमेंट होंगे। वर्गाकार आव्यूह किसे कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्गाकार आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर m इक्वल टू n हो, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्गाकार आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह क्या होता है, अगर m इज नॉट इक्वल टू n, अगर m जो है n के बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वर्गाकार आव्यूह हो जाएगा। हाँ, मतलब आयताकार आव्यूह हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह हम लोग किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं शून्य आव्यूह या फिर नल मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे हम लोग, नल मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह या नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट हो, विकर्ण के एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये जो विकर्ण का एलिमेंट है, हाँ ए आई आई, ये इस टाइप का हम लोग का मैट्रिक्स रहेगा। तो इस मैट्रिक्स में अगर विकर्ण के आव्यूह नॉन जीरो है और उसके सिवाय सभी जो है वो जीरो है, ए आई जे इक्वल टू जीरो, इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ए आई जे इक्वल टू जीरो।
जबकि आई और जे जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे ये हम लोग का मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में ये यहाँ पे 2 1 है, यानी आई जे बराबर नहीं है, यहाँ पे M1 है बराबर नहीं है, यहाँ पे 2n है ये बराबर नहीं है, 1 2 बराबर नहीं है। तो इस टाइप का जो विराट कोहली देख रहे हैं, विराट कोहली भी मेरे से ट्यूशन पढ़ रहा है। ये मेरा, चलो छोड़ो। तो ये क्या बोलते हैं, ये बाकी जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे, सिर्फ A11, यहाँ पे A22, A33, इस टाइप के जो एलिमेंट रहेंगे वही जो है वो नॉन जीरो रहेंगे। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। कैसे लगे, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट रहेंगे और बाकी सभी एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे। इसे हम लोग बोलेंगे विकर्ण आव्यूह या डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, ये एक डायगोनल एलिमेंट, ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए सभी विकर्ण के अवयव जो है कांस्टेंट हो, एक ही संख्या हो, ठीक है। जैसे विकर्ण में कोई कांस्टेंट 3 3 3 हो और बाकी सब जो है वो क्या हो, जीरो हो। इस टाइप का आव्यूह जिसमें क्या बोलते हैं 3 3 3 है और बाकी सब एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो है। तो इस टाइप का जो आव्यूह रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। विकर्ण, ये भी जो है एक विकर्ण वाला आव्यूह होता है, ठीक है। विकर्ण आव्यूह होता है, और इसमें विकर्ण के सभी जो अवयव है, सभी जो एलिमेंट है वो क्या रहते हैं, एक रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये जो है हम लोग का इस टाइप से रहेगा। इसे ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक है। ये जो है 1x n का मैट्रिक्स होगा, इसमें एक ही पंक्ति होगा। इसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को किस टाइप से लिखते हैं, ये इस टाइप से, यहाँ पे 1 3 4 इस टाइप का होगा, इसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है। स्तंभ आव्यूह कैसे दिखेगा, स्तंभ आव्यूह जो है हम लोग का 1 2 3, ये इस टाइप से जो है ये रहेगा। इसे हम लोग बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। ये हो गया हम लोग का स्तंभ आव्यूह और रो आव्यूह। ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी मैट्रिक्स ही होते हैं जिसमें एक रो या एक कॉलम होता है। आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जानते होंगे वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को जो है हम लोग स्तंभ आव्यूह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक होता है उसमें ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक वर्गाकार आव्यूह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। आगे ये सब कॉन्सेप्ट जो है क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन को हम लोग एक स्तंभ आव्यूह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेव फंक्शन का स्टार लेते हैं, ठीक है, साइन और साइन स्टार, दो चीज बहुत यूज करते हैं हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जो साइन होता है वो एक स्तंभ आव्यूह होता है, और जो साइन स्टार होता है वो एक पंक्ति आव्यूह होता है, ठीक है। ये चीज जो है वो याद रखेंगे, आगे जो है इसका यूज करेंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब। उसके बाद आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ऊपर के एलिमेंट होंगे और नीचे के सभी एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे, ठीक है। जो हम लोग का विकर्ण होता है, इस विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे। यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10, इस टाइप से होगा। और नीचे के जो सभी एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसे हम लोग बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर। और लोअर ट्राइंगुलर क्या होगा, ये लोअर के एलिमेंट रहेंगे और ऊपर के एलिमेंट जो है वो पूरा जीरो रहेंगे। ऐसे एलिमेंट को हम लोग, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है एक आवर्ती आव्यूह। आवर्ती आव्यूह क्या होता है, पेरियोडिक मैट्रिक्स। पेरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम लोग गुणा करते हुए जाएं जाएं तो एक समय बाद क्या आता है, फिर से हम लोग को वही मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। आवर्ती या पेरियोडिक मतलब आप लोग जानते हैं जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब जैसे ए को हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ए की पावर 4
के बाद a की पावर 4 हमको फिर से अगर a मिल गया, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती मैट्रिक्स या फिर पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और इसका पीरियड कितना होगा, ये जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो k प्लस 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी k का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे a की पावर 4 इक्वल टू a आया, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो उसका जो आवर्तता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का आवर्ती आव्यूह। इन सभी का एग्जाम्पल डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। हाँ, उसके बाद आता है एक आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। एक प्रकार का मैट्रिक्स है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम पोटेंट बोलते हैं। ठीक है, आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए का स्क्वायर इक्वल टू अगर ए हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का जो टाइप है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ये मैट्रिक्स क्या होता है करके। ठीक है, आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आप लोग याद रखेंगे, मतलब क्या होता है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछता, इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का ए। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, देखो किसी का भी हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, फिर से वही मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या होगा, आवर्ती आव्यूह होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, और इसका आवर्तता कितना होगा, 1 होगा। इसका जो आवर्तता है वो 1 होगा। समझ आ रहा है। उसके बाद नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और फिर हम लोग को एक टाइम बाद उसका क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे a की पावर 4 अगर हम लोग को क्या मिल गया, 0 मिल गया, एक नल मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये इसका नील पोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स। और ये जो भी पावर में 0 होता है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 4। जैसे a की पावर 4 इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, आई आ जाए। ठीक है, ए स्क्वायर का अगर वैल्यू क्या आ गया, आई आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसको इनवॉल्यूटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ए का जो वैल्यू है वो ए इनवर्स के बराबर होता है, यानी ए और ए का जो प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, हम लोग जानते ही होंगे आप लोग, ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, स्तंभ को जो है वो पंक्तियों में बदल देते हैं और पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। ठीक है, स्तंभ और पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, और इससे जो हम लोग को मैट्रिक्स मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, इसे ए टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी जो है इसको ए सिंपली ए डैश लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवर्त को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवर्त, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए टी होगा, और इसमें जो है इसके जो ए के जो रो है वो पंक्तियों में रहेंगे, और जो ए के जो स्तंभ है वो पंक्तियों में रहेंगे, और ए के जो पंक्तियां हैं उस इसमें जो है वो स्तंभ में रहेंगे। ठीक है, स्तंभ और पंक्तियों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, अगर ए बी के मल्टीप्लीकेशन का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज बी पहले आ जाएगा और ए बाद में। ठीक है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, ए बी का जो ट्रांसपोज है, ये हम लोग का बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये सब ना कुछ बेसिक चीजें हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं देंगे। उसके बाद आता है संयुग्मी, संयुग्मी परिवर्त।
संयुग्मी और संयुग्मी के साथ जो है वो परिवर्त, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं तो उसे ए डैगर या फिर ए स्टार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि संयुग्मी परिवर्त निकालना है हम लोग को। ठीक है, खासकर ये स्टार वाले का, इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ये ए स्टार वगैरह का बहुत यूज करते हैं, ए स्टार और ए डैगर का। तो इसमें होता क्या है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा संयुग्मी मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, संयुग्मी जो है हम लोग असममित संख्याओं का निकालते हैं। जैसे कि जेड हम लोग का क्या है, एक सममित संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। जब भी हम लोग संयुग्मी निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को जो है वो माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं संयुग्मी निकालना। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस संयुग्मी निकालने के मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनका, उनमें आयोटा की जगह में क्या रख देंगे, माइनस आयोटा रख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, स्तंभ और पंक्तियों को जो है आपस में बदल देंगे। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो A इक्वल टू अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है तो इसका जो परिवर्त ए डैश होगा वो क्या होगा, ए जे आई होगा। और कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस एन है। ठीक है, और ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेम जब हम लोग परिवर्त निकालेंगे, संयुग्मी परिवर्त निकालेंगे, तब संयुग्मी परिवर्त के केस में भी ए आई जे अगर एम क्रॉस एन है तो ए जे आई का स्टार, मतलब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, और इसका फिर परिवर्त ए, ये जो है जे हो जाएगा और उसके बाद ये आई। ठीक है, और ये एन क्रॉस एम, ये एम क्रॉस एन था और ये क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। तो इसे हम लोग बोलते हैं संयुग्मी परिवर्त या ट्रांसपोज कंजुगेट। ये दो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है किसमें, मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, परिवर्त निकालना और संयुग्मी परिवर्त निकालना। उसके बाद आता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैं बार बार ना नहीं पूछूंगा, किसी को कोई डाउट है क्या करके, अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है अनम्यूट होके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ पे इस पॉइंट में डाउट है करके। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, आप व्यू का ट्रेस, ट्रेस कैसे निकालते हैं या फिर ट्रेस क्या होता है। तो ट्रेस मतलब जो भी उसके विकर्ण के अवयव रहेंगे उन सभी का योग, सिर्फ और सिर्फ विकर्ण के अवयवों का योग। जैसे ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A22 ANN। ठीक है, इससे लेके इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ आई ए आई आई लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो है इसको लिखा जाता है, समेशन ऑफ आई ए आई ए आई। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाता है। इससे कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, अगर हम लोग ए बी के प्लस माइनस का ट्रेस निकालते हैं तो वो ए ट्रेस ए और ट्रेस बी का जो है वो प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। अगर हम लोग एक मैट्रिक्स में अगर अल्फा का गुणा करते हैं, आप लोग को ये तो पता ही होगा। यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, जब हम लोग किसी मैट्रिक्स में, ये मान लेते हैं हम लोग का कोई ए मैट्रिक्स था, अगर इसमें हम लोग ए का मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स है इसमें अगर हम लोग ए का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 6 और 7, ये एक मैट्रिक्स है हम लोग का। मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में ए का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 1 ए हो जाएगा, ये 2 ए हो जाएगा, ये 6 ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 ए। ये मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, अगर ए का गुणा कर रहे हैं तो ये सभी एलिमेंट में जो है वो ए का गुणा हो जाएगा। आगे एक पढ़ेंगे सारणिक। ठीक है, अगर हम लोग ए के सारणिक में ए का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ये सारणिक को जो है हम लोग एक सीधा लाइन से दिखाते हैं, जैसे 1 2 6 और 7, इसमें अगर हम लोग ए का गुणा कर रहे हैं इसके सारणिक मान में, तब ये एक रो में या फिर एक कॉलम में जो है वो मल्टीप्लाई होगा। और क्या मिलेगा, जैसे पहले रो में अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो 1a 2a और 6 7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंस होता है मैट्रिक्स में, ये जो है मैट्रिक्स है और ये सारणिक या डिटर्मिनेंट बोलते हैं आप जिसे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है,
इसको दो लाइन से खींचते हैं और ये जो है ब्रैकेट के फॉर्म में रहता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये एक चीज याद रखेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में ए का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो एक रो में होगा या फिर एक कॉलम में होगा। ट्रेस ऑफ अल्फा ए जो होता है वो अल्फा ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा जो है वो बाहर निकल आएगा और ए का जो है हम लोग ट्रेस निकाल लेंगे तो भी हम लोग को ट्रेस ऑफ अल्फा ए मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखो मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे, और मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आए ही हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आता है वो बेसिक प्रॉपर्टीज से ही आता है, कोई एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेगा आपको। जो बेसिक बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन्हीं से जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये आपको याद रहने ही चाहिए। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए भी जो होता है वो ट्रेस ऑफ ए गुणित ट्रेस ऑफ बी के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, इसे याद रखेंगे कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ बी। उसके बाद ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स के केस में ये जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। जो मैट्रिक्स होता है हम लोग का वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन उसका जो ट्रेस है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। उसके बाद दो जो है वो नियम याद रखेंगे कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है उसका जो ट्रेस होता है वो उस मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग के पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो अगर हम लोग को पता चल गया कि कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका जो ट्रेस है वो हमेशा क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये 3x3 का है तो इसका जो ट्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा? 3 होगा। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी से जो है मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। अगर आपको 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर आपको पूछे कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट है, तब आपको हमेशा ए स्क्वायर, सभी का ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सभी का जो है ए स्क्वायर निकालने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसका जो ट्रेस होता है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है, कोई मैट्रिक्स है अगर वो नील पोटेंट है, ये हम लोग को चेक करना है, तो उसका जो ट्रेस है वो तो 0 होना ही चाहिए। ठीक है, ट्रेस जो है उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसका? नील पोटेंट मैट्रिक्स का। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नील पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू 0, आई मीन नल मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हाँ, ए स्क्वायर नहीं, मतलब ए का कोई भी पावर जो है अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसका इंडेक्स कितना होगा? पी। ठीक है, पी जो है उसका इंडेक्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, कोई मैट्रिक्स ए की पावर पी इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा इसका इंडेक्स। उसके बाद आता है आव्यूह का सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप लोग जानते ही होंगे, सारणिक। एक आव्यूह का जो सारणिक होता है उसे हम लोग जैसे मैट्रिक्स ए है तो इसका जो सारणिक होगा इसे दो लाइन के बीच में इस टाइप से जो है वो इसका जैसे मॉड निकालते हैं हम लोग उस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होता है किसी भी मैट्रिक्स ए का सारणिक। और ये क्या होता है? ये एक संख्या होता है, ये याद रखिए आप। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, संख्याओं का जो है वो संग्रह होता है। लेकिन जो सारणिक होता है, सारणिक उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स को एक संख्या के फॉर्म में लिखना चाहें तब हम लोग क्या करेंगे? उसका जो है वो सारणिक निकालेंगे। जैसे आप लोग अभी हम लोग वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर को हम लोग ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ये आई कैप जे कैप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लोग को निकालना रहता है, मैग्नीट्यूड, तब हम लोग कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये जो होता है मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, परिमाण होता है, सारणिक, इसे हम लोग बोलते हैं सारणिक। और ये सारणिक, जो सारणिक का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है?
A11 ले लेंगे और फिर यहाँ पे ये सभी का जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। उसके बाद प्लस A22 करके चक्रीय क्रम में जो है इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये सांडिक निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। यस सर। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, ठीक है, और ये मॉड ऑफ ए जो है वो ए का सारणिक है, तो ए की पावर एन का अगर हम लोग को सारणिक निकालना है तब क्या हो जाएगा, ये ए के सारणिक का पावर एन, ठीक है, मॉड ऑफ ए की पावर एन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर का सारणिक ना निकाल के हम लोग ए का जो ये सारणिक ले लेंगे, ठीक है, और इसका जो पावर है वो एन कर देंगे, तो ए की पावर एन का जो है सारणिक हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी आव्यूह में k का मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, ठीक है, किसी आव्यूह में क्या किए हैं, k का मल्टीप्लाई किए हैं, और उसका अगर हम लोग सारणिक निकाल रहे हैं तब k की पावर n और वो जो है मैट्रिक्स का सारणिक। ऐसा क्यों होता है, मैं यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस बताया, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स में a का गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट में गुणा हो जाता है, ठीक है, जबकि अगर सारणिक में a का गुणा करते हैं तो वो एक रो में होता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे इस रो से a कॉमन निकालेंगे, इस रो से a कॉमन निकालेंगे, और रो होगा उसमें से a, तो जितना भी ये रो या कॉलम रहेगा उतना कॉमन निकाल लेते हैं, तो a का पावर जो है वो क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर k a का हम लोग क्या निकालें, सारणिक निकालें, तो वो आएगा k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट। अगर a b का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, a के डिटर्मिनेंट और b के डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अगर e की पावर m का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब ये क्या हो जाएगा, e की पावर m, m यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, m कोई मैट्रिक्स है मान लेते हैं, तो e की पावर m का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तब ये क्या हो जाएगा, e की पावर ट्रेस ऑफ m हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स m का ट्रेस, ट्रेस यानी कि सभी विकर्ण अवयवों का योग। उसके बाद यदि दो पंक्ति, डिटर्मिनेंट के केस में ये आप जानते ही होंगे, अगर दो पंक्ति जो है वो बराबर हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ जो है वो क्या हो, बराबर हो, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाएगा। यदि एक पंक्ति या एक स्तंभ पूरी तरह से शून्य हो तो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर दो पंक्ति अगर हम लोग का क्या है, दो अशून्य पंक्ति स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणी का मान जो है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। दो अशून्य पंक्तियों या स्तंभों को अगर आपस में हम लोग इंटरचेंज कर दें, ये संक्रिया आप लोग जानते होंगे, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2, एक्सचेंज बाय इंटरचेंज बाय R2, R1 और R2 को अगर हम लोग बदल दें तब सारणिक का मान जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये हालांकि उतना यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी याद रखेंगे। उसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो उसका जो सारणिक होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारणिक डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, एक इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम आव्यूह बोलेंगे, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स ए के लिए जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी आव्यूह का प्रतिलोम होगा अगर वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, अगर कोई आव्यूह है उसका प्रतिलोम तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो शून्य नहीं है, तभी जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए जैसे बी कोई मैट्रिक्स है और मॉड ऑफ बी इक्वल टू 0 है तो बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
उसके बाद अगर हम लोग के पास कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है ए बी और सी और इसका इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये जो है अपोजिट क्रम में आ जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उल्टे क्रम में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ए बी का अगर हम लोग इनवर्स निकालते हैं ए बी के मल्टीप्लीकेशन का तो ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, अगर हम लोग ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1/a का डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखिए। ए का जो क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट है, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम लोग को क्या मिलता है, 1/mod ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोग को पता है अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है, ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक होता है, अच्छा यहाँ पे और एक डेफिनेशन होता है इनवर्स का, ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे। ए इनवर्स जो होता है इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देते हैं, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। जहाँ पे एडजॉइंट निकालना आता ही होगा आप लोग को। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हर मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो है उसके सब मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सब सारणिक से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, तब ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका वैल्यू होता है ए की मॉड ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n क्या है, उस आव्यूह का जो है वो, इसे कोटि भी बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसे n कोटि का आव्यूह या n ऑर्डर का आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n-1। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के आव्यूह। आव्यूह के प्रकार में सबसे पहला आता है हम लोग का सममित आव्यूह। सममित आव्यूह या इसे हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका परिवर्त, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के अगर बराबर आ जाता है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालते हैं और उसका परिवर्त जो है उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह या साइमेट्रिक आव्यूह। साइमेट्रिक आव्यूह को हम लोग एलिमेंट के टर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें जो ए आई जे होगा वो जे आई के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट जो है वो इस वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। इस विकर्ण के ऊपर और नीचे जो है वो सेम वैल्यू होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलेंगे सममित आव्यूह। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए। यदि ए और बी जो है वो दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो सममित आव्यूह हैं, तब ए प्लस माइनस बी भी जो है एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन सममित आव्यूह नहीं होगा अगर ए बी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है तो ए बी जो है वो सममित नहीं होगा, लेकिन अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी जो है वो सममित होगा। तो दो मैट्रिक्स का गुणनफल सममित है कि नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है, कि वो कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव नहीं है, इस पे जो है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद ये कट जा रहा है, सममित आव्यूह में स्वतंत्र अवयवों की संख्या। ठीक है, अगर हम लोग का एक आव्यूह जो है वो क्या है, सममित है, तो उसमें जो स्वतंत्र अवयवों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, जो स्वतंत्र अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी, n+1/2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, आव्यूह की कोटि है। ठीक है, आव्यूह का सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अवयव। जैसे कि जो क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो A21 है वो A12 के बराबर होता है, यानी A21 को हम लोग इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन A21 को जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो A21 के बराबर ही होगा। तो इसीलिए उसमें कुछ स्वतंत्र अवयवों की संख्या होती है, और उसको कैसे लिखते हैं, n+1/2 इससे ज्ञात करते हैं, जहाँ पे n जो है वो मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिलोम सममित आव्यूह। प्रतिलोम सममित आव्यूह क्या होगा? प्रतिलोम सममित आव्यूह ऐसा होगा जिसमें a का जो परिवर्त है वो क्या हो, -a के बराबर हो। ठीक है। ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिसम्मित आव्यूह। a का जो परिवर्त है वो -a के बराबर आ जाता है। ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, a i जो आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर हो, -a जे आई के बराबर होगा। ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिसम्मित आव्यूह। और एक चीज साथ ही साथ इसमें दो दो कंडीशन होंगे। जैसे प्रतिसम्मित में एक ही कंडीशन था, इसमें जो है वो दो कंडीशन होंगे। अवयव जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव जो है वो क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है। ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलेंगे प्रतिसम्मित आव्यूह बोलेंगे। उसके बाद प्रतिसम्मित आव्यूह के जो है कुछ गुण देख लेते हैं। प्रतिसम्मित आव्यूह जो हम लोग का होता है, जैसे ए और बी तो हम लोग के प्रतिसम्मित आव्यूह है, तो ए प्लस माइनस बी भी जो है वो प्रतिसम्मित आव्यूह होगा। ए बी प्रतिसम्मित आव्यूह होगा अगर बी ए जो है वो प्रतिसम्मित आव्यूह नहीं होगा, अगर बी ए जो है वो -ab के बराबर नहीं है। अगर ए बी जो है वो प्रतिसम्मित होगा अगर बी ए जो है वो -ba के बराबर है। ठीक है। माइनस बी ए जो है वो -ab के बराबर है, तो वो क्या होगा, प्रतिसम्मित आव्यूह होगा। उसके बाद आता है हम लोग का स्वतंत्र अवयवों की संख्या। तो एक प्रतिसम्मित आव्यूह में जो स्वतंत्र आव्यूह ये या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो स्वतंत्र आव्यूहों नंबरों संख्याओं की जो संख्या होती है, अवयवों की जो संख्या होती है, ठीक है, स्वतंत्र अवयवों की जो संख्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये कैसे निकालते हैं, n-1/2 इससे जो है वो ज्ञात करते हैं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वर्गाकार आव्यूह, कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्गाकार आव्यूह है, तो उसे हम लोग एक प्रतिसम्मित और एक सम्मित और एक प्रतिसम्मित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। मॉड ऑफ मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए डेगर और 1/2 ए माइनस, ये ए डेगर हो गया है, ये ए टी है। ठीक है। ए का ट्रांसपोज है। ये डेगर नहीं होगा, ये टी होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये ए प्लस ए डेगर होगा और ए माइनस सॉरी ए प्लस ए टी होगा और ए माइनस ए टी होगा। ठीक है। ट्रांसपोज। तो देखो, जो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है, दोनों का जो योग होता है वो एक सम्मित आव्यूह होता है। ठीक है। और ए माइनस ए डेगर जो होता है वो एक प्रतिसम्मित आव्यूह होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए होगा, इसे हम लोग 1/2 ए प्लस ए टी और 1/2 ए माइनस ए टी के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। प्रतिसम्मित आव्यूह का जो स्थानिक होता है, ठीक है, प्रतिसम्मित आव्यूह का स्थानिक, अगर ए हम लोग का क्या है, एक प्रतिसम्मित आव्यूह है और इसके ट्रांसपोज या फिर इसका स्थानिक, तो ये जो है दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो ये जो होता है -1 की पावर n मॉड ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है। सॉरी, ए ट्रांसपोज का जो ये इवन वैल्यू के लिए जो है वो बराबर होता है और बाकी वैल्यू के लिए, ऑड वैल्यू के लिए जो है वो माइनस आता है। ठीक है। -1 की पावर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आप लोग याद रखेंगे कि जो मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू
है वो क्या आएगा, 0 आएगा। इस पॉइंट में आपको याद ये रखना है कि अगर ये हम लोग का क्या है, एक प्रतिसम्मित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? प्रतिसम्मित आव्यूह है। आवाज नहीं आ रहा है सर। आ रहा है आवाज। आवाज नहीं आ रहा सर। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैट्रिक्स ए है। अगर मैट्रिक कहीं पे दिया हो कि ए जो है वो क्या है, प्रतिसम्मित है, और आप लोग को पता चल जाए कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, विषम है। विषम है, जैसे ये 3x3 का है या 5x5 का है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप लोग को कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। विषम कोटि के, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, विषम कोटि के प्रतिसम्मित आव्यूह का जो सारणिक होगा वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है लाम्बिक आव्यूह या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए के ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लीकेशन या फिर ए और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन IN या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाम्बिक आव्यूह या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, लाम्बिक आव्यूह या क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम लोग के पास ए एक मैट्रिक्स है तो ए तथा ए डैगर जो है वो क्रम विनिमयक होंगे, मतलब ये नियम जो है वो हमेशा पालन होगा। ठीक है, ए डैगर ए ट्रांसपोज ए जो है वो ए और ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, और एक चीज क्या होगा, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि ओ जो है वो लाम्बिक आव्यूह है, ठीक है, अगर हम लोग को पता चल गया कि ए लाम्बिक आव्यूह है तो ए का जो ट्रांसपोज है वही ए का इनवर्स होगा। ए का इनवर्स निकालना बहुत ही लेंथी प्रोसेसर होता है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने में हम लोग को बहुत जो है वो टाइम लग जाता है, लेकिन अगर पता चल गया कि वो क्या है, लाम्बिक आव्यूह है या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तब उसका जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, सिंपली ए का परिवर्त। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका परिवर्त निकाल देंगे तो ही हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ए का जो लाम्बिक आव्यूह के लिए ए का जो परिवर्त होता है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। इसका जो सारणिक है वो +-1 होगा। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो हमेशा इकाई होता है। ठीक है, +-1 के बराबर होगा, और अगर इसका डिटर्मिनेंट +1 के बराबर होता है तो ये इसे हम लोग घूर्णी आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एक रोटेशनल मैट्रिक्स होता है। अगर ए मॉड ऑफ ए का वैल्यू -1 होता है तब ये एक परावर्ती आव्यूह या फिर रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। देखो, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो हम लोग का एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ये सब प्रॉपर्टी रहता है, आप लोग याद रखेंगे। रोटेशनल मैट्रिक्स वगैरह क्या होता है, रोटेशनल मैट्रिक ऐसा जो क्या बोलते हैं, थीटा एंगल से किसी भी वेक्टर को घुमा दे,
ठीक है, उसे हम लोग रोटेशनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये याद रखिए कि रोटेशनल मैट्रिक्स जो है ये काम करता है। उसके बाद ए प्लस माइनस बी जो है वो लाम्बिक नहीं होगा। अगर ए भी लाम्बिक है, आर्थोगोनल है, तो ए प्लस माइनस बी जो है वो आर्थोगोनल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ए बी जो है वो क्या होगा, आर्थोगोनल होगा। देखो जो समित प्रतिसमित के केस में जस्ट उल्टा था, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस माइनस बी जो है वो लाम्बिक नहीं होगा और ए बी जो है वो लाम्बिक होगा, यानी आर्थोगोनल होगा। लाम्बिक आव्यूह के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे, ये जो है एपी के एग्जाम में भी पूछा था। लाम्बिक आव्यूह का जो प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक जो पंक्ति होता है वो प्रसामान्यीकृत होता है। क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी रो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका जो वैल्यू है वो 1 आएगा। ठीक है, आर आई का वैल्यू जो है वो 1 आएगा, सी जे का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। ठीक है, मतलब अगर किसी भी दो रो, मतलब किसी भी एक रो को उसी के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो जो है उसका वैल्यू 1 आएगा। ये लाम्बिक आव्यूह का जो है वो गुण होता है। और एक गुण क्या होता है, इसके जो दो स्तंभ हैं, अगर कोई भी दो स्तंभ रैंडमली कोई दो स्तंभ को सिलेक्ट करते हैं और उसके अवयवों को गुणा करते हैं, ठीक है, या दो पंक्तियों के अवयवों को गुणा करते हैं, तब जो वैल्यू है हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है। अगर उसी के साथ रो को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या कॉलम को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है वो 1 आएगा, और दूसरे किसी रो के या दूसरे किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का हार्मिशियन मैट्रिक्स। देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स सेम टाइप के होते हैं, बस हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, इसमें रियल एलिमेंट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट भी हो सकते हैं, जबकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो एक रियल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक अवयव होंगे, लेकिन इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स अवयव भी हो सकते हैं। और वहां पे जो हम लोग क्या निकालते थे, जैसे ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता था। ठीक है, ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होता था। इस केस में क्या हो जाएगा, ए का जो क्या बोलते हैं, ए का जो डैगर है, ठीक है, ए डैगर जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। किचन तले ए डैगर अगर ए के बराबर हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मिशियन आव्यूह या हार्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे जो है वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, ए जे आई के स्टार के बराबर होगा। यहाँ पे जो है ये स्टार भी बना हुआ है। ठीक है, और स्टार का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे और अवयव का जो क्रम है उसको बदल देंगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो इसे हम लोग बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। ये जो है बिल्कुल सममित आव्यूह के बराबर होता है। ठीक है, जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होते हैं, जो अवयव होते हैं वो कॉम्प्लेक्स, वास्तविक और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। देखो एक जो साइमेट्रिक सममित आव्यूह आव्यूह होता है वो एक हार्मिशियन आव्यूह भी होता है। ठीक है, लेकिन एक हार्मिशियन आव्यूह जो है हम जरूरी नहीं कि हमेशा सममित हो, तो एक सममित आव्यूह जो है वो हमेशा एक हार्मिशियन आव्यूह होता है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग परिवर्त के साथ साथ क्या लेते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेते हैं। जैसे a प्लस बी सममित होता था, यहाँ पे ए प्लस माइनस बी जो है वो भी क्या होगा, हार्मिशियन होगा। ठीक है, ए बी हार्मिशियन होगा अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी हार्मिशियन नहीं होगा अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी हार्मिशियन होगा यदि ए बी इक्वल टू बी ए। यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, अगर ए हम लोग का एक हार्मिशियन आव्यूह है तो आयोटा इंटू ए जो होगा वो प्रति हार्मिशियन, ठीक है, स्क्यू हार्मिशियन या एंटी हार्मिशियन आव्यूह होगा। हार्मिशियन आव्यूह का जो सारणिक होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हार्मिशियन आव्यूह होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग हार्मिशियन आव्यूह का यूज करते हैं। हार्मिशियन आव्यूह का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं, ये इसका जो सारणिक होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है, और
इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं, ठीक है, इसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो भी क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इन्हीं दो कारणों से हम लोग क्या करते हैं, हार्मिशियन ऑफ को जो है वो ऑपरेटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, हार्मिशियन ऑफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स के स्टडी में। ठीक है, हार्मिशियन जो ऑपरेटर होते हैं उनको हम लोग हार्मिशियन ऑफ के टर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए जो है वो क्या होगा, रियल होगा। हार्मिशियन ऑफ भले ही एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो सकता है, सम्मिश्र ऑफ हो सकता है, इसमें जो अवयव है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। हार्मिशियन ऑफ का सामान्य विकर्ण आव्यूह एक वास्तविक आव्यूह होता है। ठीक है, हार्मिशियन आव्यूह के जो अवयव हैं वो क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, सम्मिश्र हो सकते हैं, लेकिन इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है, इसका जो विकर्णीय आव्यूह होता है जिसे हम लोग पी इनवर्स ए पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा एक वास्तविक आव्यूह होता है। और विकर्णीय आव्यूह होता क्या है, विकर्णीय आव्यूह में जो है सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। और विकर्ण में कौन से एलिमेंट होते हैं, उसके आइगन वैल्यू होते हैं। और हार्मिशियन आव्यूह के आइगन वैल्यू जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये जो है क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। इसके सभी एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। उसके बाद आता है प्रति हार्मिशियन आव्यूह। प्रति हार्मिशियन आव्यूह क्या होगा, इसे इसमें जो है ए डैगर का जो वैल्यू है वो -a के बराबर आ जाएगा। जैसे प्रतिसम्मित आव्यूह था, ए आई जे जो है वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, जे आई स्टार के बराबर होगा। और क्या होगा, ए आई जे जो है वो क्या होगा, 0 होगा। हाँ, ए आई आई सॉरी, ए आई आई जो होगा, जो विकर्ण का जो आव्यूह होगा वो 0 होगा या शुद्ध काल्पनिक होगा, प्योर इमेजरी। क्या हो सकता है, आयोटा और माइनस आयोटा के टर्म में होगा। ठीक है, विकर्ण के जो अवयव हैं समित आव्यूह में सिर्फ 0 होते थे, लेकिन जो प्रति हार्मिशियन प्रति समित के केस में 0 होते थे। ठीक है, प्रति हार्मिशियन के केस में क्या हो जाएंगे, 0, और 0 के सिवा क्या हो सकते हैं, शुद्ध काल्पनिक आयोटा जो है क्या बोलते हैं, आयोटा या माइनस आयोटा हो सकते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, हाँ, और जो यहाँ विकर्ण के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ होगा और आपको पूछने के लिए आपको सीधा देख के बताना होगा कि वो जो अवयव है वो हार्मिशियन है कि नहीं है। आप लोग को फिर कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ए डेगर निकाल के ए ये सब निकालना जो है ये करना नहीं पड़ेगा। अगर उसमें विकर्ण के अवयव वास्तविक हो तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर विकर्ण के अवयव 0 हैं या फिर शुद्ध काल्पनिक हैं तो वो एक क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित प्रति हार्मिशियन अवयव हो जाएगा। ए प्लस माइनस बी प्रति हार्मिशियन अवयव होता है। ठीक है, ए बी जो है वो प्रति हार्मिशियन नहीं होगा अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी ए। ए बी जो है वो प्रति हार्मिशियन होगा यदि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। और ए अगर हम लोग का क्या है, प्रति हार्मिशियन है, सम्मित नहीं है, प्रति हार्मिशियन है, तो आयोटा इंटू ए जो है वो हार्मिशियन अवयव होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक वर्गाकार अवयव को हम लोग हार्मिशियन और प्रति हार्मिशियन अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। ए प्लस ए डेगर जो है वो हार्मिशियन है, ए माइनस ए डेगर जो है वो प्रति हार्मिशियन है। ठीक है, तो हार्मिशियन और प्रति हार्मिशियन के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, किसके, सम्मित और प्रतिसम्मित के बराबर। और जो हम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसके गुण सेम होते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के जैसे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें वहां पे हम लोग क्या लेते थे, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई लेते थे। यहाँ पे क्या लेंगे, ए डैगर ए इक्वल टू ए डैगर इक्वल टू आई के बराबर हो। ठीक है, ए का डैगर इक्वल टू ए डैगर ए इक्वल टू अगर आई के बराबर हो, ठीक है, ट्रांसपोज कंजुगेट, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें ए और ए डैगर जो है वो क्रम विनिमयक होते हैं, और इसमें भी सेम ए का जो इनवर्स है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली ए का डैगर निकाल के जो है वो इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका भी जो मॉड होगा वो +-1 होगा। ये भी जो है वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे।
ए प्लस माइनस बी जो है वो यूनिटरी नहीं होगा और ए बी जो है वो यूनिटरी होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चन जो है आप जल्दी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सेट के केस में आप लोग को पता है 120 मिनट में जो है हम लोग को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना रहता है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये अगर प्रॉपर्टीज आप लोग को रटे रटाया है तो आप लोग जो है उसको जल्दी से वहां पे यूज कर पाएंगे। प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ जो है वो प्रसामान्यीकृत होता है और कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ जो होते हैं वो लांबिक होते हैं। ये होता है हम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आइगेन मान और आइगेन सदिश, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आइगेन मान क्या होता है, जो आइगेन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, एक जो मैट्रिक्स है ए एक्स, अगर ये क्या है, ए जो है एक आव्यूह है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्स क्या है, एक्स मान लेते हैं कि हम लोग का एक स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है, एक्स जो है एक स्तंभ आव्यूह है जिसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसे जो है हम लोग इसे हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये आइगन वेक्टर कब होता है, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ए को हम लोग एक्स पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम लोग को लेमडा इंटू एक्स, मतलब ये जो एक्स है, ठीक है, इसके साथ ये जो वेक्टर है इसके साथ एक कोई भी एक नंबर का जो है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो इस नंबर लेमडा को हम लोग बोलते हैं आइगन मान। इस लेमडा को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन मान, और एक्स को क्या बोलेंगे, आइगन सदिश। ये जो नंबर होगा इसे हम लोग, ये आइगन मान जो है वो एक नंबर होगा और जो आइगन सदिश है वो एक स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है, ये जो a माइनस लेमडा आई, इसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो सारणिक होता है, इस आव्यूह का जो सारणिक होगा, डिटर्मिनेंट होगा, इसे हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हल करने पर जो है हम लोग को लैम्डा या फिर ये आइगन वैल्यू का जो मान है वो मिलता है। ठीक है, अब आइगन मान कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जो आइगन वैल्यू की जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो आइगन वैल्यू का समेशन होता है, जो उनका योग होता है, वो जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये सब है। तब जो अगर हम लोग को मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है और आइगन वैल्यू पता है और मैट्रिक्स नहीं पता है, तो भी हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सभी आइगन वैल्यू को जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, सभी आइगन वैल्यू को जोड़ देने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। अगर हम लोग आइगन वैल्यू को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, सभी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा n, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करके। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रूल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ये जो आइगन वैल्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है ये आपको याद रहना ही चाहिए। जो सीजी सेट 2024 का जो एग्जाम होगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है, सिर्फ 24 में ही नहीं। आप कोई भी सेट का पेपर उठा के देख लीजिए, नेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना भी पॉइंट है वो आप लोग को पूरा रटे रटाया होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो आइगन वैल्यू का जो सम है वो ट्रेस उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। आइगन वैल्यू का जो गुणा है वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर ए ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू है वो सेम होता है, बराबर होता है। ठीक है, दोनों का जो आइगन वैल्यू है वो बराबर होता है। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आव्यूह ए का आइगन मान है, तो k इंटू ए, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है हम लोग का, ये कोई मैट्रिक्स बी है मान लेते हैं जो k इंटू ए है, तो इसका जो आइगन वैल्यू है वो k लैम्डा 1, k लैम्डा 2, k इंटू लैम्डा 3 हो जाएगा।
ये कोई मैट्रिक्स सी है जो क्या है, ए इनवर्स के बराबर है, तो इसका जो आइगन मान है वो लैम्डा इनवर्स यानी 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 के बराबर हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है ए की पावर m, ठीक है, और हम लोग को ए का आइगन वैल्यू पता है, ए का आइगन वैल्यू क्या है, λ1, λ2, λ3 है, तो ए की पावर m का जो आइगन मान है वो क्या हो जाएगा, λ1 की पावर m, λ2 की पावर m, λ3 की पावर m, ठीक है, सिंपली उसका पावर निकाल लेंगे। तो ये होता है आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो स्पेशल मैट्रिक्स हैं उनका आइगन वैल्यू देख लो, ठीक है। अगर हम लोग को पता चल गया कि कोई जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सममित आव्यूह है या हार्मिशियन आव्यूह है, तो इसका जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा, या हमेशा जो है वो क्या होगा, रियल होगा। प्रतिसम्मित आव्यूह का जो आइगन मान होगा वो हमेशा प्रतिसम्मित आव्यूह या प्रति हार्मिशियन आव्यूह का जो आइगन मान होगा वो शून्य होगा या शुद्ध काल्पनिक संख्या होगा। देखो, आप लोग को मैट्रिक्स दे देगा या मैट्रिक्स का प्रकार दे देगा, ठीक है, और आपको जो है वो आइगन वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो रैंडमली पूछते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना होगा, जो प्रतिसम्मित आव्यूह, आप लोग आव्यूह को टाइप जो है वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि वो आव्यूह किस टाइप का है। अगर वो प्रतिसम्मित आव्यूह या प्रति हार्मिशियन आव्यूह है तो उसका जो आइगन वैल्यू है या तो शून्य होगा या क्या होगा, प्योर इमेजरी नंबर, शुद्ध काल्पनिक संख्याएं होंगी। अगर आव्यूह क्या है, लांबिक आव्यूह है या यूनिटरी आव्यूह है, तो उसका जो उसके आइगन मान का जो मापांक होगा, मॉड वैल्यू जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, इकाई होगा। यानी मॉड ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा का जो मॉड वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो लैम्डा क्या क्या हो सकता है, लैम्डा जो है वो 1 हो सकता है, -1, आयोटा हो सकता है, माइनस आयोटा हो सकता है, ई की पावर आयोटा थीटा हो सकता है, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई क्या बोलते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप का कोई नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इसका जो मॉड निकाल के देखना, अगर इसका मॉड 1 आता है तो वो जो है ऑर्थोगोनल आव्यूह का इकाई क्या बोलते हैं, यूनिटरी आइगन मान जो है वो हो सकता है। लांबिक आव्यूह या यूनिटरी आव्यूह का जो है वो आइगन मान हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लांबिक आव्यूह या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है उसका मॉड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 होगा, -1 होगा, आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा, ई की पावर आयोटा होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा, ये हो सकता है, ठीक है। अगर कोई विकर्णीय आव्यूह है या अपर ट्रायंगुलर आव्यूह है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो आइगन मान होगा वो विकर्ण के अवयव होंगे। उस मैट्रिक्स में जो विकर्ण के अवयव हैं वही उसके आइगन मान होंगे। अलग से हम लोग को आइगन मान और निकालना नहीं पड़ेगा। किस किस के लिए, विकर्णीय आव्यूह के लिए, अपर ट्रायंगुलर के लिए, लोअर ट्रायंगुलर के लिए, ठीक है। जो नील पोटेंट मैट्रिक्स हम लोग का होता है, ठीक है, ए के पावर p इक्वल टू 0, इस मैट्रिक्स का जो आइगन मान होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। आइगन मान जो है वो शून्य होगा। उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसका जो आइगन मान है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 0 1 के बीच में होगा, जैसे 4 क्रॉस 4 का है तो 0 0 1 1 हो सकता है, 0 0 0 1 हो सकता है, लेकिन दो ही संख्याएं होंगी, एक तो 0 होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। इन ये दो ही संख्याएं जो है वो पॉसिबल है। आइडेम्पोटेंट का जो आइगन सदिश होगा वो 0 या 1 ही होगा, उसके सिवा कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर हम लोग के पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव क्या है, एक 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 हैं, तब उसका जो आइगन मान होगा वो n और बाकी सब जो है वो एक n होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। और n क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 1 1 1, तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, इसका एक आइगन वैल्यू जो है वो 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और बाकी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 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 1, ये अगर मैट्रिक्स है कितने का है, 4x4 का है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 0 0 और 0 हो जाएगा। ये याद रखेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके स्तंभ या पंक्ति जो है वो दूसरे स्तंभ या पंक्ति का अदिश गुणन है, ठीक है, तब इसका आइगन मान ट्रेस ऑफ ए और 0 0 0 हो जाएगा। देखो इसका भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, क्या बोलते हैं, 4 8 और 12 है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, 8 16 और 24 है। देखो ये इस मैट्रिक्स, ये जो है इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग इस रो में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मिलेगा, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मिलेगा। अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है ट्रेस ऑफ ए। इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, 24 8 32 और 1 33, तो 33 0 0 2 ठो 0, ठीक है। तो ये जो है इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ये निकालना है। उसके बाद केली हैमिल्टन का प्रमेय, केली हैमिल्टन का प्रमेय क्या बोलता है कि प्रत्येक वर्गाकार आव्यूह अपने कैरेक्टरिस्टिक समीकरण का जो है वो, अपने कैरेक्टरिस्टिक समीकरण को जो है वो सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसका कैरेक्टरिस्टिक समीकरण हम लोग निकालते हैं, क्या आता है, लैम्डा की पावर 5 लैम्डा की पावर 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0। तब जो मैट्रिक्स के लिए भी ए की पावर 2 प्लस 5 ए माइनस 14 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। इस नियम का उपयोग किसी आव्यूह के प्रतिलोम निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह का जो है वो रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जानते हैं आप लोग, यानी कि 1 2 3, ठीक है, ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या आर आव्यूह एक का रैंक कहलाती है अगर यह निम्न दो प्रतिबंध को जो है वो संतुष्ट करे। पहला प्रतिबंध क्या है, उसमें कम से कम एक आर कोटि का उप आव्यूह होना चाहिए, ठीक है। उप आव्यूह मतलब एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो आव्यूह हम लोग का बनता है, ठीक है, उसे हम लोग उप आव्यूह बोलते हैं। उप आव्यूह बोलते हैं, उप आव्यूह आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उप आव्यूह आर कोटि का जो है एक उप आव्यूह शून्य ना हो, अशून्य हो, ठीक है। और बाकी जो आर प्लस 1 कोटि के जो उप आव्यूह हैं उसका मान क्या हो, शून्य हो, तब हम लोग बोलते हैं आर जो है वो मैट्रिक्स ए का क्या है, रैंक है, ठीक है। ये डेफिनेशन में मत जाइए। और एक चीज क्या होता है कि जो रैंक होता है हम लोग का, ठीक है, जो रैंक आर होता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या मैट्रिक्स का संख्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कॉलम, स्वतंत्र स्तंभ या फिर जो है स्वतंत्र पंक्तियां हैं, ठीक है, उस नंबर को भी जो है हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको ये याद रखना है। ये हम लोग का मान लेते हैं 1 3 2 3 6 7 2 1 5, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो
जो एलिमेंट ए है इसका सब मैट्रिक्स क्या होता है, 6 और 7। इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सब मैट्रिक्स, उप आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। अगर ये 3 का उप आव्यूह लें तो क्या आ जाएगा, ये 7 5 आ जाएगा। 3 का जो उप आव्यूह है वो क्या आ जाएगा, 7 5 चक्रीय क्रम में लेंगे, ठीक है, इधर से लेना शुरू करेंगे, 7 5 और 3 2, ये जो है इसका उप आव्यूह हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर क्या बोलते हैं, एक ऐसा उप आव्यूह जो 0 ना हो, ठीक है, जो भी उप आव्यूह 0 ना होगा या इस आव्यूह का वैल्यू डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तब इसका जो रैंक है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 है, ठीक है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 है इसका डिटर्मिनेंट, तब इसका जो रैंक है वो 3 से कम हो जाएगा। और 3 से कम 2 हो सकता है, तो 2, ये जो 2 क्या बोलते हैं 2x2 का हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, उसका जो रैंक है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो है वो रैंक निकालते हैं। आव्यूह का जो रैंक होता है वो सबसे बड़े अशून्य उप आव्यूह की कोटि होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। केवल शून्य आव्यूह ही एक ऐसा आव्यूह है जिसका रैंक शून्य होता है, और उसके सिवाय जो भी आव्यूह होता है उसका जो रैंक है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर कोई आव्यूह है तो उसका मिनिमम रैंक क्या होगा, 1 होगा। 0 कभी भी नहीं हो सकता। 0 सिर्फ किस मैट्रिक्स का रैंक होता है, सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स, जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसी का जो रैंक है वो क्या होगा, शून्य होगा। बाकी किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो शून्य नहीं होगा। हाँ, आवाज आ रहा है अभी? हाँ, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का किसी भी अशून्य आव्यूह जो रहता है, ठीक है, जिसके सभी एलिमेंट शून्य नहीं है, उसका जो रैंक है वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसे ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर सेट में जैसे रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो रैंक में 0 दे देगा, माइनस में नंबर दे देगा, तो वो तो ऑप्शन पहले ही नहीं होगा, ठीक है। सेट के केस में आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि जो व्यापम जो क्वेश्चन देता है उसमें 2 ऑप्शन हमेशा ऐसा रहता है जो सोचने लायक नहीं रहता, उसको हम लोग पहले ही देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें ये सब चीजें जो है वो काम आती हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो आव्यूह की कोटि के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसका जो रैंक है उसके ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। ये नियम छोड़ दीजिए। 2 आव्यूह के गुणन से प्राप्त, ये इसको ना देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसको अभी छोड़ दिए रहिए। ये याद रखिए कि अगर A जो है वो n क्रॉस m का आव्यूह है, ठीक है, वर्गाकार आव्यूह ना होके n क्रॉस m का आव्यूह है जहां पे n और m दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो जो A का जो रैंक होगा वो इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर रहेगा, ठीक है, उससे छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का 3x2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x2 का मैट्रिक्स है, तो रैंक जो A का जो रैंक होगा, ठीक है, वो 3x2 में छोटा कौन है, mn में छोटा कौन है, 2 है, तो वो 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, ठीक है। जो रैंक ऑफ ए होगा हम लोग का, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा m और n में उसके बराबर या उससे छोटा होगा। रैंक ऑफ ए, ये जो है वो रैखिकता स्वतंत्र स्तंभों अथवा पंक्तियों की जो है वो संख्या होता है। ये अथवा है, क्या लिख दिया, अथवा पंक्तियों की संख्या होता है। उसके बाद एक चीज आता है आव्यूह की शून्यता, नलिटी। आव्यूह की शून्यता क्या होता है, इसको नल ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
आव्यूह की कोटि में अगर हम लोग रैंक जो है वो घटा दें तो उसे हम लोग बोलते हैं शून्यता। वो आव्यूह की कोटि माइनस आव्यूह का जो रैंक होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह की शून्यता बोलेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का डायगोनलाइजेशन, ठीक है, किसी भी आव्यूह का विकर्णीकरण। तो किसी भी आव्यूह का जो विकर्णीय आव्यूह होता है उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P इनवर्स ए पी, जहां पे P क्या है, P इसके आइगेन सदिश का आव्यूह है, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स निकालेंगे, ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू निकालेंगे और आइगेन वैल्यू से संबंधित आइगेन वेक्टर निकालेंगे x, ठीक है। तो ये जो x1 x2 x3 होंगे स्तंभ आव्यूह होंगे। तो इसको जब हम लोग एक आव्यूह की तरह अरेंज करेंगे तो हम लोग को जो है वो आव्यूह P मिलेगा। और इसी आव्यूह का जो इनवर्स और A और P इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। जो डायगोनलाइजेशन होता है, ठीक है, मैट्रिक्स डी का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या मिलता है हम लोग को, जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है सिर्फ क्या मिल जाएगा, जो भी इसके आइगेन मान रहेंगे। जैसे आव्यूह ए का जो आइगेन मान है वो क्या है, λ1 λ2 λn है, ठीक है। तो उस आव्यूह का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, विकर्णी आव्यूह होगा, उसमें ये जो है हम लोग का उसके सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, आइगेन वैल्यू रहेंगे, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका आइगेन वैल्यू हम लोग निकालते हैं 2 3 5 आता है, ठीक है। तो इसका जो विकर्णी आव्यूह है वो क्या आ जाएगा, 2 0 0 0 3 0 0 0 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनका क्रम जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, 2 3 5 को हम लोग किसी भी जगह में रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ विकर्ण में ही रहेंगे। तो ये होता है विकर्णी आव्यूह। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समीकरणों का निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम लोग को इस टाइप का एक इक्वेशन दे दिया गया है और इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ठीक है, जनरली आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, हम लोग के केस में क्या, और इससे रिलेटेड जो है वो सेट में जो है वो क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आ चुका है। ये जो हम लोग का इक्वेशन है देखो, a11 x1 a22 x2 a13 a12 x2 a13 x3 है, और ये किसके बराबर है, b1 के बराबर है। a21 x1 a22 x2 a23 x3 ये b2 के बराबर है, ये जो है b3 के बराबर है। तब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जितने भी यहाँ पे गुणांक हैं सभी को पहले लिख लेंगे, a11 a21 a31 a22 a2 a1 a21 a22 और a23 a31 a32 a33। इसे हम लोग जो मैट्रिक्स A है इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गुणांक आव्यूह, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको स्तंभ आव्यूह, ये जो x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 है, ये इसको हम लोग एक स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पता है आप लोग को, इस पंक्ति का जो गुणा है इस रो के साथ करेंगे तो ये पहला वाला जो है हम लोग को मिल जाएगा, इस पंक्ति का गुणा रो से करेंगे तब ये दूसरा वाला हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इक्वल फॉर्म है। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग a x और b के फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोग का मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स x है और ये मैट्रिक्स B है। A को हम लोग बोलते हैं गुणांक आव्यूह या कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स या चर आव्यूह, ठीक है। और B को हम लोग क्या बोलते हैं, B को कुछ आव्यूह बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। और एक मैट्रिक्स होता है AB, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो है A के साथ हम लोग B को भी लिख देंगे, A के साथ B को भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर B इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये जो B है अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर B इक्वल टू 0 है तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोग का नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए।
और ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। उसके बाद दो टर्म आते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उस समीकरण का जो हल है वो क्या है, संभव है। ऐसा समीकरण जिसका हल संभव होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसका हल संभव नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब देखो ये समीकरण को जो हल करते हैं तब हम लोग को क्या क्या मिलता है। पहला नॉन होमोजीनियस केस, यानी कि अगर b इक्वल टू 0 नहीं है, अगर b इक्वल टू 0 नहीं है तब जो हल है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे, ठीक है। ये जो आगे कंडीशन पढ़ेंगे इस कंडीशन पे जो है वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण जो है कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, अर्थात समीकरण का हल जो है वो संभव हो भी सकता है और संभव नहीं भी हो सकता है। कैसे जांच करेंगे, इसके लिए हम लोग ए बी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालेंगे, ए का रैंक निकालेंगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ जाता है, ठीक है, दोनों बराबर आ जाता है तब जो है ये कंसिस्टेंट होगा, हल रखेगा, ठीक है। दोनों केस में जो है ये हल रखेगा। अब एक चीज और चेक करते हैं, अगर ये जो रैंक ऑफ ए है हम लोग का, रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हमारे पास अननोन है उनके बराबर आता है, जैसे हम लोग के पास 3 वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी 3 है, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तब समीकरण जो है वो अद्वितीय हल यानी कि यूनिक हल रखेगा, ठीक है। और अगर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाता है तब ये जो है अनंत हल रखेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है, अनंत हल रखेगा। और अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए जो है वो बराबर नहीं है तब जो है वो समीकरण का हल संभव नहीं होगा, ठीक है। ये जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आया, अगर b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण जो है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंसिस्टेंट कब होगा, अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो रैंक ऑफ ए के बराबर है तब उसका जो है वो हल होगा, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है, रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ, ये गुणा नहीं है ना, दोनों मैट्रिक्स का गुणा नहीं है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अगर ए के बराबर है तब जो है ये हल, इसका हल मतलब बराबर नहीं है तो इसका हल संभव नहीं है। उसके बाद एक चीज और चेक करेंगे, अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो अद्वितीय यूनिक हल मतलब एक ही हल रखेगा। और अगर ये क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो ये बहुत सारे हल रखेगा, ठीक है। तब समीकरण का हल जो है वो संभव नहीं है। उसके बाद देखते हैं इन होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन, अगर b इक्वल टू 0 है तो जो समीकरण है वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मतलब समीकरण का हल जो है वो हमेशा संभव होगा। अगर b इक्वल टू क्या है, 0 है, अगर b इक्वल टू 0 है तो समीकरण का हल जो है वो हमेशा संभव होगा, क्योंकि एक शून्य हल x इक्वल टू 0 तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, x इक्वल टू 0 जो है वो हमेशा। इसके बाद हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे भी ये सब कंडीशन का यूज करेंगे, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो रैंक ऑफ ए अगर क्या बोलते हैं इनहोमोजीनियस है तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो एक अद्वितीय हल रखेगा, ठीक है। और वो हल क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा आता है तब ये क्या करेगा, अनंत हल रखेगा, ठीक है, बहुत सारे हल जो है वो रखेगा। तो ये था आप लोग का मैट्रिक्स का पूरा जो है वो थ्योरी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो थ्योरी है वो और क्लियर हो जाएगा। आप लोग जो इसे जो है आज जाके एक बार और रिवाइज कीजिएगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी जो है 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, 15 मिनट का जो है वो ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से जो है वो क्लास शुरू करेंगे। और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज जो है वो मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मान के चलिए कि लगभग 1.5 घंटा और जो है